ओल्ड मोटरसाइकिल जावा 52 स्ट्रोक इंजन रिस्टोरेशन। केतन बाजार आया था, तब वो महेश को सोने की दुकान में देख लेता है। केतन और महेश कॉलेज के अच्छे दोस्त थे। महेश को वहां देखकर केतन चकित हो जाता है और दुकान में जाकर महेश से कहता है, अरे महेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये तो हमारा ही दुकान है केतन। पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं ही दुकान को संभालने लगा। वैसे तुम बताओ, तुम्हारा क्या चल रहा है? अरे पर महेश, तुम्हारा सपना तो कुछ और ही था ना। तुम तो गरीबों के लिए कम कीमतों में गाड़ियां बनाने वाले थे। मुझे लगा था कि तुम कोई बड़ी नौकरी। उसके बात पूरी होने से पहले ही महेश के पिताजी मनोहर वहां आते हैं। उन दोनों की बात सुनकर वो केतन को रोकते हुए कहते हैं, नौकरी और मेरे खानदान में? अरे हम तुम्हारे जैसे भिखारी नहीं है जो नौकरी करेंगे। हमारा खुद का व्यापार है। मैंने किया, अब वो महेश करेगा और आगे चल के उसके बच्चे भी यही व्यापार करेंगे। लेकिन अंकल, महेश इन सब से खुश नहीं है। आप इसे इसके सपने पूरे करने दीजिए। अबे तू कौन होता है मुझे बताने वाला कि मेरा बेटा खुश है कि नहीं? क्या रे महेश, तू खुश नहीं है क्या? तब पिताजी के डर से महेश कुछ भी नहीं बोलता। उसका झुका हुआ सर देखकर केतन सब समझ जाता है और वो वहां से चला जाता है। अब केतन हमेशा महेश को उसके सपनों की याद दिलाता रहता है, लेकिन महेश ने अपने पिताजी के सामने तो हार ही मान ली थी। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक महेश के सोने की दुकान को आग लग जाती है और एक ही दिन में सब कुछ बदल जाता है। महेश का परिवार एक झटके में रास्ते पर आ जाता है। अब उनके पास नौकरी के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। तब महेश कहता है, पिताजी, मैं कहीं पर भी नौकरी कर लूंगा और अपनी हालत को सुधारने की कोशिश करूंगा, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। मनोहर जी का घमंड इस वक्त काम में नहीं आता और महेश नौकरी के लिए बाहर निकल जाता है। रास्ते में उसे पता चलता है कि गांव में मोटरसाइकिल रेस होने वाली है, जहां जीतने वाले को लाखों का इनाम मिलने वाला था। तब महेश उस रेस में हिस्सा लेना चाहता था, पर उसके पास कोई मोटरसाइकिल नहीं थी। तब वो केतन के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। उसके बाद सुनकर केतन कहता है, अरे महेश, मेरे पास एक पुरानी मोटरसाइकिल है, लेकिन उसका इंजन काम नहीं कर रहा। तुम उसका रिस्टोरेशन करो और उस रेस में हिस्सा ले लो। वैसे इसी बहाने तुम्हें तुम्हारे सपने तो याद आएंगे ना। केतन महेश को अपनी पुरानी 52 स्ट्रोक जावा इंजन वाली मोटरसाइकिल दिखाता है। वैसे महेश तो किसी भी इंजन को देखकर पहचान जाता था कि उसमें क्या खराबी है। तब वो तुरंत उस मोटरसाइकिल का रिस्टोरेशन करना शुरू कर देता है। बड़ी मेहनत के बाद कुछ ही दिनों के अंदर वो पुरानी मोटरसाइकिल रेस के लिए तैयार कर देता है। उस दिन रेस देखने के लिए गांव वालों के साथ साथ महेश के पिताजी भी वहां आते हैं। थोड़ी ही देर में रेस शुरू हो जाती है। रेस में महेश आगे रहता है। तब केतन मनोहर जी के पास जाकर कहता है, देखिए अंकल, आपके पास लाखों रुपए थे, लेकिन फिर भी महेश खुश नहीं था। आज आपके पास कुछ नहीं है, पर देखिए महेश कितना खुश है, क्योंकि वो अपना मनपसंद काम जो कर रहा है। देखते ही देखते उस रेस में महेश जीत जाता है और उसे इनाम देने की जब बारी आती है, तब केतन उसके सामने आता है और अपने हाथों से महेश को इनाम में लाखों रुपए का चेक देता है। केतन को ऐसा देखकर मनोहर और महेश चकित हो जाते हैं। केतन कहता है, अरे ऐसे चकित होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता हूँ और हर साल इसी गांव में रेस रखता हूँ, ताकि किसी गरीब का फायदा हो सके। इस तरह मनोहर जी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहते हैं, केतन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। और महेश, अब तुम वही करो जो तुम्हें पसंद हो। मैं तुम्हारे सपनों के आड़े कभी नहीं आऊंगा। इस तरह इनाम में मिले पैसों से मनोहर अपनी दुकान फिर से शुरू करता है और महेश अपना सपना पूरा करने की पूरी कोशिश करता रहता है। जादुई बैटरी ब्रिज कंस्ट्रक्शन। गांव के बाहर एक बैटरी बनाने वाली कंपनी थी। वो कंपनी खराब और पुराने बैटरीज को नदी में फेंका करती थी। उसी कंपनी में संतोष और मनोज कंपनी के बैटरी शहर में सप्लाई करने का काम किया करते थे। एक बार संतोष मनोज से कहता है, अरे मनोज, डीजल के दाम बढ़ गए हैं। मालिक को ट्रक का किराया बढ़ाने को कहा तो वो भी मना कर रहे हैं। हाँ रे,
काश नदी पर पुल होता तो हमें घूमते हुए शहर जाना ना पड़ता, सीधा नदी से होते हुए शहर, जिसमें डीजल की भी बचत होती और हमारी तकलीफें भी कम होती। वैसे पुल के निर्माण की बात कब से चल रही है, लेकिन अभी तक पुल नहीं बना। चलो हम सब सरकारी ऑफिस में जाकर पुल निर्माण के बारे में पूछते हैं। संतोष, मनोज और गांव के कुछ लोग मिलकर सरकारी ऑफिस में जाते हैं और कलेक्टर से पुल निर्माण के बारे में पूछते हैं। तब कलेक्टर उन सब से कहता है, गाँव वालों, आप चिंता ना करो, बस ऊपर से अनुमति मिली तो अगले महीने ही काम शुरू हो जाएगा। कलेक्टर गांव वालों को ये बहाना बताकर वापस भेज देता है। गांव वालों के जाते ही कलेक्टर गांव के जमींदार को फोन करके सारी बात बताता है। तब जमींदार कहता है, जैसे अभी बहाना बनाया है वैसे आगे भी बनाते ही रहना। मैंने तुम्हें इसी बात के तो पैसे दिए हैं। मेरा नुकसान हो ऐसा कोई काम मत करना, नहीं तो तुम्हारी बदली किसी जंगल में करा दूंगा। मेरी पहुंच बहुत दूर दूर तक है, समझे ना? जमींदार अपने फायदे के लिए नदी पर पुल नहीं बांधने दे रहा था। दरअसल जमींदार की बसेस चलती थी गांव से शहर और शहर से गांव। जमींदार लोगों से ज्यादा किराया लेता था, जिसमें उसका फायदा ही फायदा था। 1 महीना पूरा हो जाता है, पर नदी पर पुल निर्माण की बात आगे बढ़ नहीं रही थी। सरकारी ऑफिस जाए तो हमेशा कलेक्टर कोई ना कोई बहाना कर देता था। गांव वाले बड़े परेशान हो गए थे। उस समय संतोष मनोज से कहता है, अरे सुन मनोज, लगता नहीं कि सरकार नदी पर पुल बांधेंगे, तो क्यों ना हम ही नदी पर पुल बांधे। चलो कुछ ना कुछ करके पुल का निर्माण हम ही कर लेते हैं। संतोष और मनोज दोनों भी नदी की तरफ जाते हैं। नदी के चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। नदी के पानी से गंदगी की वजह से बदबू भी आना शुरू हो गई थी। तब संतोष कहता है, अरे यार, पानी कितना प्रदूषित है और हम सब यही पानी रोज पीते हैं। इसकी वजह से गांव में आए दिन कोई ना कोई बीमार गिरते ही रहता है। सबसे पहले तो हमें नदी को साफ सुथरा करना होगा। वो दोनों मिलकर नदी के बाहर का कचरा साफ करने लगते हैं। नदी के अंदर भी बहुत सारा कचरा जमा हुआ था। वो दोनों मिलकर वो सारा कचरा साफ करते हैं। नदी के पानी में बैक्टीरिया पड़ी हुई थी। वो दोनों मेहनत करके सारी बैक्टीरिया बाहर निकाल देते हैं। अब नदी का इलाका और नदी का पानी साफ सुथरा बन गया था। तभी एक जल देवी प्रकट होती है और उन दोनों से कहती है, बेटा, मैं तुम दोनों से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज तुम्हारे वजह से मेरा जल पवित्र हो गया, साफ हो गया। मांगो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? जल देवी को प्रणाम करते हुए संतोष कहता है, माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इस नदी पर एक पुल बांध कर दो। संतोष के ऐसे कहते ही जल देवी नदी पर एक सोने का पुल प्रकट करती है। पर तब संतोष कहता है, ये क्या माँ, ये तो सोने का पुल है। नहीं माँ, नहीं, ये हमें नहीं चाहिए। इससे तो लोगों में लालच पैदा होगा और वो सोने को तोड़ तोड़ कर घर ले जाएंगे और फिर से नदी का पुल टूट जाएगा। समस्या वैसी की वैसी रह जाएगी। आप एक काम करो, पुल आप इस पुरानी बैटरी से ही बनाओ, ताकि ये कचरा भी साफ हो जाए और पुल भी बना रहे। ये सुनकर देवी भी बहुत खुश होकर उन पुरानी बैटरियों का पुल नदी पर बना देती है। इस तरह से पुरानी बैटरियों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया जाता है। नदी पर बैटरी का पुल बन गया था। ये बात गांव में फैल जाती है। अब गांव वालों को शहर जाना आना बहुत ही आसान हो गया था, पर इस वजह से जमींदार का नुकसान हो गया था। जमींदार कहता है, संतोष और मनोज की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया है। मेरा नुकसान तो मैं अब उनसे ही वसूल करके रहूंगा। मैं उन दोनों को पुल के साथ ही उड़ा दूंगा। जमींदार अपने आदमियों से कहकर बैटरी का पुल उड़ाने के लिए बॉम्ब फिट करने के लिए कहता है। जब संतोष और मनोज अपने ट्रक से बैटरियां लेकर शहर जा रहे थे, तब जमींदार वही नदी के पास रिमोट लेकर आता है, ताकि रिमोट से वो ब्लास्ट कर सके और उस ब्लास्ट में संतोष, मनोज और उसी के साथ साथ बैटरी का पुल भी टूट जाए। जमींदार रिमोट में लगा रेड बटन दबा देता है, पर तब कोई धमाका नहीं होता,
बल्कि उसी की बसेस धमाके से उड़ जाती है। जमींदार को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये कौन सा जादू है। जमींदार उन दोनों का नुकसान करने गया था, पर नुकसान जमींदार का ही होता है। इसे कहते हैं कि जिसके लिए गड्ढा खोदा वही उसमें गिर गया।